तो आज हम यूपी टेट का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है या ज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है, दोनों एक ही बात है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, जो कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। इसे ब्लूम की शिक्षण व्यवस्था भी कहते हैं। किसकी? इसे ब्लूम की शिक्षण व्यवस्था भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, स्वेच्छाचारी, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, स्वेच्छाचारी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, अप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मैस्लो, हर्जबर्ग, विक्टर ब्लूम या स्किनर। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, विक्टर ब्लूम द्वारा अप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया था। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस प्रकार से संबंधित है? सामाजिक, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यक्तिक या व्यवहार परिमार्जन। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस प्रकार से संबंधित है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, सूचना प्रक्रियाकरण इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? रेखी, शाखीय, कौशल अंतर एक गति है ना कि उद्देश्य, तैयारी और अर्जन। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हुआ। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, कौशल अंतर एक गति है ना कि उद्देश्य, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, सरल से कठिन की ओर या निगमन से आगमन की ओर। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, जो कि नहीं में पूछा गया है। दृश्य से अदृश्य की ओर, जो कि शिक्षण का सूत्र नहीं है, बाकी सभी शिक्षण के सूत्र हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? शिक्षण, योजना बनाना, प्रतिपुष्टि देना या प्रस्तावना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, योजना बनाना होता है और इसके बाद यह सभी आते हैं, शिक्षण, प्रतिपुष्टि और प्रस्तावना योजना बनाने के बाद आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। अवबोध स्तर के शिक्षण में क्या शामिल है? जब अवबोध हो जाता है बच्चे को तो वह क्या करता है? अन्वेषण करता है, यानी खोज करता है, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीयकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बी सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। ए बी सी कथन दोनों सही हैं, तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, दृष्टि संवेदना या प्रतिक्षण संवेदना। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, ध्वनि संवेदना इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे 11वां, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? याद रखिएगा, प्राक संक्रियात्मक अवस्था किसकी है? पियाजे के अनुसार पूछा गया है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, 2 से 7 वर्ष इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, भविष्य की योजना की सूझबूझ
या काल्पनिक व्यय का अंत। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर बताइएगा क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, भविष्य की योजना की सूझबूझ। इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष तक की होती है। कितने से कितने तक की होती है? 6 से 12 वर्ष तक की होती है। तो इसका सही उत्तर था भविष्य की योजना की सूझबूझ, जो कि किशोरा अवस्था का यह विशेषता है। किसकी विशेषता है? यह विशेषता किशोरा अवस्था की है, ना कि बाल्यावस्था की। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? इनमें से कौन वैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिने, चॉम्स्की, पावलोव या मैस्लो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, चॉम्स्की, जो कि भाषा विकास से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम या स्थान अधिगम। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत से सिद्ध किया। अगला प्रश्न है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। गिरोह अवस्था को टोली की अवस्था भी कहते हैं, जो कि बाल्यावस्था होती है। तो याद रखिएगा, बाल्यावस्था को गिरोह अवस्था भी कहते हैं, टोली की अवस्था भी कहते हैं, और यह 6 से 12 वर्ष होती है। कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष होती है। गिरोह अवस्था जो होती है वह 6 से 12 वर्ष होती है। यानी गिरोह अवस्था कह लो या बाल्यावस्था कह लो या टोली की अवस्था कह लो, यह 6 से 12 वर्ष तक की होती है। तो यह किससे संबंधित है? यह 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिक कर्ण से संबंधित है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था पूछी है। कौन सी तीसरी अवस्था पूछी है? निम्न में से कौन सी है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। नंबर 1 पर आएगी संवेदनात्मक गामक अवस्था, जिसे संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरे नंबर पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथे नंबर पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चौथे नंबर पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। याद रखिएगा, संवेदी गामक अवस्था यह 0 से 2 वर्ष तक की होती है। 0 से 2 वर्ष तक की होती है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। और 7 से 11 वर्ष होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। 7 से 11 वर्ष होती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष होती है। कितनी? 11 से 15 वर्ष तक की होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल है? कौन सा शामिल नहीं है? नहीं बताना है आपको। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? प्रेरणा, रुचि, अधिगम की इच्छा या विषय वस्तु का स्वरूप। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, अधिगम की इच्छा, जो कि शामिल नहीं है। यही आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, सहायतापरक व्यवहार या आक्रामकता की आवश्यकता। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सामाजिक मूल्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, सहायतापरक व्यवहार, जो कि सामाजिक मूल्य है। अगला प्रश्न है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। एल्गोरिथम, मानसिक स्वयं शोध या प्राकार्यात्मक स्थिरता। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, स्वतः शोध के यह उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, सीखने के वक्र
अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, एबिंगहॉस ने कहा है। लेकिन इसे बोर्ड ने कैंसिल कर दिया था। इस प्रश्न को बोर्ड ने कैंसिल कर दिया था और इसका सही उत्तर है एबिंगहॉस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? आपको नहीं वाला बताना है। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम या तत्परता का नियम? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। इसका सही उत्तर है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, जो कि अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। जबकि अधिगम के प्राथमिक नियम 3 हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, जो कि अधिगम के प्राथमिक नियम 3 हैं। जबकि साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम यह गौड़ का नियम है थॉर्नडाइक का। तो याद रखिएगा, थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम 3 हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। यह अधिगम के प्राथमिक नियम हो गए। और जबकि यह तीसरा वाला दिया है यह गौड़ नियम है, और यहाँ पर आपसे पूछा था प्राथमिक, जबकि यह प्राथमिक नहीं है। तो तीसरा उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार, चिंतन, तर्क या अप्रेरणा? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? याद रखिएगा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत यह पावलोव का है, जो कि व्यवहारवादी सिद्धांत है। याद रखिएगा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव का एक व्यवहारवादी सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? नैमित्तिक, प्राचीन अनुबंधन, समीपस्थ अनुबंधन या चिन्ह अनुबंधन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, नैमित्तिक अनुबंधन, जो कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है, यानी सीखने की एक विशेषता नहीं है? अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्रणाली की अभिवृद्धि है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, अधिगम की एक विशेषता नहीं है, जो कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, जो कि अधिगम की विशेषता नहीं है। बाकी सभी विशेषताएं अधिगम की। अगला प्रश्न है, कॉलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना, याद रखिएगा, सीखने के सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कॉलर ने दिया था। याद रखिएगा, सीखने के सूझ का सिद्धांत कॉलर ने दिया था। और कॉलर ने अपना प्रयोग किस किस पर किया था? याद रखिएगा, वन मानुष सुल्तान पर किया था, बंदर पर किया था, मुर्गी पर किया था और कुत्तों पर भी कुछ प्रयोग किया था कॉलर ने। तो यहाँ पर पूछा है आपसे, कॉलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, संज्ञानात्मक संकार है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होते हैं? समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, केवल विशिष्ट छात्र या बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, सामान्य और विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं समावेशी कक्षा में। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? पठन दोष, गणना दोष, नीरसता संबंधी दोष या उपरोक्त में से कोई नहीं? अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन परिभाषित करता है? गणना दोष परिभाषित करता है। कौन? गणना दोष परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है
अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव, क्षमता निर्माण का अभाव या संवेदनशीलता। समावेशी कर्ण की सफलता के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता, यह इसका सही उत्तर है। अगला लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? देहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक या संवेदी? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, संवेदी, जो कि संवेग का तत्व नहीं है, जबकि संवेग के सारे तत्व हैं देहिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक। यह सभी संवेग के तत्व हैं और नहीं है संवेदी। तो दोस्तों ये थे आपके यूपी टेट के पेडोलॉजी के प्रश्न। तो आप इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप अभी से तैयारी करेंगे तभी आपकी तैयारी हो पाएगी, क्योंकि अब तो आपका सी टेट निकल गया। अब आपके पास एक चांस और बचा है यूपी टेट, अब इसे पार कर लीजिएगा तो आपकी नौकरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।